गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपिका मैडम। गुड इवनिंग राधिका मैडम। भाई सभी को गुड इवनिंग। दीपिका मैडम होस्ट बनाओ। यस सर, हो गया। हो गया, चलो। भाई हमें करना है अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। भाई सबसे पहले लाइट हमारे पास किस टाइप की वेव है? हम सब कुछ लाइट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बिल्कुल ठीक। तो यार हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? तो आपने ये भी बता दिया कि भैया इसका ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स नेचर। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब यार हमारे पास जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, और ये सब तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, और ये सपोज हमारी हो गई जेड एक्सिस। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो वेव की ट्रैवल करने की डायरेक्शन होगी, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे मैंने बोला कि सपोज भैया वेव ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन, तो फिर देन डेफिनेटली हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो बाकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में होगी। यस सर। तो सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दिया भैया, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिमिलरली ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि भैया ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो जेड एक्सिस में वेरी कर रही है। तो ये हो गई हमारी लाइट। अब यार एक चीज याद रखो, लाइट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करनी चाहिए परपेंडिकुलर टू दी वेव। अब वो परपेंडिकुलर कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? सर जो लास्ट में बोला रिपीट कर रहा हूँ। भाई मैंने कहा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हमारे पास शर्त क्या है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करनी चाहिए टू दी डायरेक्शन ऑफ वेव। बस यही तो शर्त है हमारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करनी चाहिए परपेंडिकुलर टू दी वेव प्रोपोगेशन, मतलब वेव के ट्रैवल के हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब वो चाहे कोई सी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्यों ना वाइब्रेट करे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। तो यार एक्चुअल में यही हो रहा है कि हमारी जो लाइट होती है ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो लाइट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, हर एक जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकती है वो उस हर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि भैया ये अगर हमारी वेव है तो हमारी वाइब्रेशंस या तो हो सकती है वाई एक्सिस में, तो ये हम मैंने ड्रॉ कर दी वाइब्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए वाई एक्सिस में, या फिर वाइब्रेशन किस में हो सकती है, जेड एक्सिस में। तो ये हो गई वाइब्रेशंस। जो मैं ये वर्टिकल एरो ड्रॉ कर रहा हूं भैया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लेन पेपर है, तो इसके ऊपर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसलिए ये वाली वाइब्रेशंस कहलाएगी पैरेलल टू दी प्लेन। सिमिलरली मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं डॉट। डॉट का मतलब समझ जाना कि हमारी वाइब्रेशंस कैसे चल रही है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो ये जो हमारे पास डॉट है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। पहले चेक करो यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब जो ये हमारे पास लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वाइब्रेट हो रही है, ये वाली लाइट हमारी कहलाई जाएगी अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, तो अभी जो मैंने बताया था वही लिखोगे कि अ लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स इन ऑल द पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वेव प्रोपगेशन। तो ये हमारी कहलाएगी अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट की क्या दिक्कत है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। हमें इंटेंसिटी को क्या करना है, हमें इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। हम चाहते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट कर रही है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट ना करे,
वो केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। हम वाइब्रेशंस को कट कर रहे हैं और हम कर रहे हैं वाइब्रेशंस को कट करके हम एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करवा रहे हैं, तो वो हमारी हो जाएगी पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीजें? यस सर। बढ़िया। तो यार बिल्कुल है ना, इसको एक वायर की तरह समझो, एक थ्रेड की तरह, स्ट्रिंग की तरह। भाई सपोज मैंने क्या किया, ये एक रस्सी ली है, रोप, और ये सपोज हमारी फिक्स है यहाँ से। भैया इस रस्सी को हम दो तरीके से वाइब्रेट करवा सकते हैं, एक परपेंडिकुलर मतलब अप एंड डाउन, और एक हम करवा सकते हैं इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। क्या ये चीज भी क्लियर हो रही है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वायर है, ठीक है, इस वायर को मैं क्या कर रहा हूं, दो तरीके से वाइब्रेट करा रहा हूं, एक ऊपर नीचे और एक अंदर बाहर, इस तरीके से। तो अगर मैं ये दो वाइब्रेशंस करा रहा हूं, ऊपर नीचे और एक अंदर बाहर, तो ये किस टाइप की वेव हो जाएगी? अनपोलराइज्ड लाइट। अब मैं क्या चाहता हूं कि लाइट एक ही डायरेक्शन, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, या तो ऐसे इनवर्ड्स आउटवर्ड्स या तो ऐसे ऊपर नीचे। तो यार इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लाइट के रास्ते में एक बहुत नैरो ओपनिंग, ये नैरो ओपनिंग स्लिट होगी, ये नैरो ओपनिंग को हम स्लिट कहेंगे, इस नैरो ओपनिंग को रख देंगे इसके रास्ते में। तो अब मेरे को खुद सोच के बताना, ये मेरी नैरो ओपनिंग है, एक वाइब्रेशंस ऊपर नीचे हो रही थी, एक वाइब्रेशंस ऐसे हो रही थी, कौन सी वाइब्रेशंस इससे पास करेगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली या ऊपर नीचे वाली? ऊपर नीचे। वेरी गुड। अप एंड डाउन वाली, मतलब पैरेलल टू द प्लेन वाली इससे पास कर जाएगी, और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी वो कट हो जाएगी। क्या भैया ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? आ गई सर। वेरी गुड। तो यार हम इधर भी वही कर रहे हैं कि ये हमारे पास लाइट थी जो पहले हमारे पास अनपोलराइज्ड थी, तो अनपोलराइज्ड लाइट थी, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरीके के एरो ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब ये हो गया वाइब्रेशंस और ये हो गई हमारी इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वाली वाइब्रेशंस। ये अनपोलराइज्ड है। इसके रास्ते में हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही नैरो ओपनिंग रख रहे हैं। ये भैया मैंने बहुत ही नैरो ओपनिंग रखी है, बहुत ही पतली होती है ये ओपनिंग, माइक्रोमीटर, वही छोटी छोटी वेवलेंथ के कंपैरिजन में। तो ये मैंने ओपनिंग रखी। तो जब ये मैंने ओपनिंग रखी तो इससे हमने देखा कि यार केवल एक ही वाइब्रेशंस पास करेंगे, और वो वाइब्रेशंस होंगे पैरेलल टू दी प्लेन वाले वाइब्रेशंस। तो इस जो फर्स्ट ओपनिंग है, ये जो फर्स्ट स्लिट है, इसने बेसिकली क्या किया, इसने अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर दिया। तो यार इसलिए जो ये पहली स्लिट है इसका नाम कहा जाएगा पोलराइजर। ठीक है, पहली स्लिट का नाम क्या रखा जाएगा? पोलराइजर। अब हमें पता कैसे चले कि भैया सच में लाइट रे पोलराइज हुई भी है या नहीं, कैसे कंफर्म करें इस चीज को? इसके आगे एक और पोलराइजर लगा देते हैं। कैसे रखेंगे एक और पोलराइजर को? अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। अगर ये मेरी पहली स्लिट थी, इमेजिन कर लो, अगर ये मेरी पहली स्लिट थी तो मुझे पता चल गया कि इससे अप एंड डाउन वाले वाइब्रेशंस जाएंगे, ये परपेंडिकुलर वाले कट जाएंगे। लेकिन भैया कंफर्म कैसे करोगे? अब आप एक और ओपनिंग लोगे और उसको इस तरीके से पहले वाले के परपेंडिकुलर रखोगे, अपोजिट नहीं, पहले वाले के परपेंडिकुलर, और इसको हम कहेंगे क्रॉस पोजीशन। जैसे पहली स्लिट ऐसे थी, दूसरी स्लिट ऐसे रख रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस पोजीशन। अब भैया बहुत क्लियर सी बात है कि अगर मेरे पास केवल ये अप एंड डाउन वाले वाइब्रेशन पास हुए थे, तो क्या अब इस वाली ओपनिंग से ये अप एंड डाउन वाले वाइब्रेशन पास होंगे? नहीं होंगी। वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ पे एक ये दूसरी स्लिट रखूं, भैया थोड़ा सा डायग्राम इमेजिन करने की कोशिश करना, मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल थोड़ा सा एग्जैक्ट सा बना सकूं। भैया ये मैंने स्लिट रखी है क्रॉस पोजीशन पे, और अगर अब मैं इस स्लिट से देखूं, अगर इस स्लिट से मेरे को यहाँ पे कोई लाइट ना मिले, तो मतलब भैया ये वाली लाइट थी, मतलब ये वाली लाइट पोलराइज थी। और अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आ रही है, तो मतलब भैया ये लाइट पोलराइज नहीं थी, नहीं तो वाइब्रेशन कैसे पास कर सकते हैं। तो ये वाली जो सेकंड स्लिट है, ये बेसिकली चेक करने के काम आ रही है, चेक करने, बिल्कुल एनालाइज करने के काम आ रही है। तो इसलिए इस सेकंड स्लिट का नाम रखा जाएगा एनालाइजर, और यहाँ पे आपको कोई वेव, कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। क्या ये बात क्लियर हुई है? यस सर। अब देखो इधर, अगर मैं अनपोलराइज्ड की इंटेंसिटी, प्लीज ये चेक करना, ये वाला पॉइंट है, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हम हमेशा I0 लेते हैं,
तो इधर वाइब्रेशंस एग्जैक्टली हाफ हो गए हैं भैया, दो वाइब्रेशन से अप एंड डाउन, Yes, sir. इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, वाइब्रेशन एग्जैक्टली हाफ हो गए हैं, तो इधर इंटेंसिटी I not by 2. भाई वेरी गुड, याद रखना फर्स्ट स्लिट हमेशा इंटेंसिटी को हाफ कर देगी, दैट इज आई नॉट बाई 2। उसके बाद भैया हमारी जो फाइनल है, इससे तो कुछ पास हुआ ही नहीं, तो फाइनल इंटेंसिटी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया? हाँ जी। यस सर। तो यहाँ तक भैया लो, नोट डाउन कर लो जो करना है। चित्रांश, तुमने बोला था आज पेपर है तुम्हारा, कैसा गया फिर पेपर? पोलराइजेशन आ रहा था उसमें। सर ठीक गया। ठीक गया। हो गया नीरज क्या कह रहे हो? स्पीड अप। बस ब्रूस्टर लॉ गलत था, कोई बात नहीं रहता वैसे भी। वैसे ब्रूस्टर लॉ तो यार अब आता भी नहीं है। सर हो गया। हो गया भैया, ये वाला भी नोट डाउन हो गया? हो गया सारा। डन। अब यार एक बार बताओ, हमने पहले इन दोनों स्लिट्स को, स्लिट S1 और S2 को हमने क्रॉस पोजीशन में रखा। क्रॉस पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब भैया इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उस केस में फाइनल इंटेंसिटी 0 आ रही है। लेकिन अगर मैं इन दोनों स्लिट को परपेंडिकुलर ना रखूं, इन दोनों स्लिट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल रखूं, अब मैं स्लिट को ऐसे ड्रॉ करूंगा, समझ जाना, ये हमारी स्लिट 1 है और ये मेरे पास स्लिट 2 है। मैंने ऐसे दो स्लिट ली हैं और अब की बार ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है। तो भी क्या भैया मेरी फाइनल इंटेंसिटी 0 ही आएगी या कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आएगी? कुछ ना कुछ आएगी। भैया वेरी गुड, इस केस में फाइनल इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, वाइब्रेशंस का कुछ पार्ट इसमें से पास करेगा। तो भैया अब आपकी इंटेंसिटी फाइनल में 0 नहीं होगी। तो फिर से वही वाली बात कि भैया इनिशियल इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट थी, तो इनिशियल इंटेंसिटी तो हमेशा आई नॉट लूंगा। फर्स्ट स्लिट ने वाइब्रेशंस को आधा कट कर दिया, तो ये तो आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। इस आई नॉट बाई 2 को हम I1 से डिनोट कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्लिट से पास हुआ। अब हम क्या इंटरेस्टेड हैं कैलकुलेट करने में, हम ये I2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि ये I2 कैसे फाइंड आउट होगा। तो भैया ये I2 हमारा फाइंड आउट होगा बाय लॉ ऑफ मेलू। भैया लॉ ऑफ मेलूज ने क्या कहा, जो हमारे पास इंटेंसिटी है जो किसी भी एक स्लिट से पास होके आ रही है, दैट फाइनल इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रीवियस इंटेंसिटी I1 cos स्क्वायर थीटा। जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है भैया, ये दो एडजेसेंट स्लिट्स के S1 एंड S2 के बीच का एंगल है। तो जैसे इधर भैया अगर हमें एंगल थीटा दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं I2 इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी है, I नॉट बाई 2। तो इसी सेम फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। चेक कर लो भैया, लॉ ऑफ मेलूज बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। बढ़िया। तो बस इसी पे कुछ एक आधे सिंपल से क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो, फिर वो क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया सर। डन। भैया पहला क्वेश्चन कह रहा है कि S1 एंड S2 के बीच में, मतलब पोलराइजर एंड एनालाइजर के बीच में हमें एंगल दे रखा है कि भैया इन दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ओरिजिनल लाइट, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, एंड द फाइनल लाइट। हमें रेशियो बताना है। पहले ऊपर आएगा ओरिजिनल लाइट का,
मतलब मैं इसको I1 लिख रहा हूं या I0 लिख लो, जैसे तुम्हारा मन करे। I0 बाय I2 का रेशियो बताना है कितना आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, बता दो। क्यों चित्रांश, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि लास्ट में हिम्मत नहीं बनी, थक गए क्या? ओ चित्रांश बाबू, और अविनाश भाग लिया। दीपिका गलत आ रहा है आंसर, साक्षी बिल्कुल सही आ रहा है। केमिस्ट्री में बोर हो गया नालायक, केमिस्ट्री में बोर हो गए तुम। अरे भाई क्या सुस्ता रहे हो सबके सब लोग? हो गया सर, कर तो ये दिया। आंसर तो 2 ही लोगों का आया, साक्षी का है और दीपिका का आया। कशिश बिल्कुल सही है। चलो, तो यार अगर मैं I2 की बात करूं तो अभी पीछे फॉर्मूला लिखा तो था। I2 के लिए हो जाएगा I I0 नॉट बाय बाई 2 टू cos के कॉस थीटा। स्क्वायर थीटा 45 डिग्री, कॉस यस 45 डिग्री 1/√2। 1/√2 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 1/2। पहले वन से बाय एक और टू 2 है, तो I0/4। यस सर। हमें यस रेशियो सर। निकालना था I0 बाय I2 का। आई तो टू। I0 को I0 ही रखो, I2 की वैल्यू I0/4। I0 कट गया, हमारे पास भैया आंसर आ गया 4:1। 4:1। यस सर। जल्दी चेक करके बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी। यस सर। इसमें मोस्टली यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कराया है, फिर से चेक कर लेना। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, जो मर्जी आपकी इंटेंसिटी माननी है वो मान लो। तो मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, उसकी इंटेंसिटी भैया हमने मान ली फिर से वही I0। हमारे पास एक स्लिट है, ये वाली स्लिट, और एक ये वाली स्लिट है। ये दोनों स्लिट क्रॉस पोजीशन में रखी हुई है। क्लियर है? इसको मान लो स्लिट S1 और इसको मान लो स्लिट S3। तो हमारी जो स्लिट S1 और S3 है, इनके बीच में एंगल कितना गिवन है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों स्लिट के बीच में एक और स्लिट रख दी। इन दोनों स्लिट के बीच में एक और स्लिट रख दी, और ये स्लिट है हमारे पास S2। क्वेश्चन कह रहा है S1 और S2 के बीच में कितना एंगल है? भैया थीटा एंगल है, वैल्यू नहीं दे रखी। S1 और S2 के बीच में एंगल थीटा है। पहले यहाँ तक चेक करके बताओ भैया, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया। यस सर। टोटल 3 स्लिट्स हैं, पहली स्लिट, लास्ट स्लिट, ये तो हो गई परपेंडिकुलर। बीच में एक स्लिट रख दी किसी एक एंगल पे, और S1 S2 के बीच में एंगल थीटा है, S1 S3 के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो भैया क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक तो भैया फाइनल इंटेंसिटी। फाइनल इंटेंसिटी मतलब जैसे I3 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी फाइनल। सेकेंड पार्ट, आपको बताना है कि भैया ये एंगल कितना होना चाहिए, एंगल फॉर विच हमारी I3 की वैल्यू मैक्सिमम आए। और थर्ड पार्ट, एंगल फॉर विच हमारी जो I3 की वैल्यू है वो मिनिमम आए। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। फर्स्ट पार्ट तो कर ही दो कम से कम आराम से, बस हमें I3 की ही वैल्यू बतानी है।
साक्षी एंड कशिश दोनों का आंसर गलत है। आपको जब एंगल की वैल्यू ही नहीं गिवन तो आप एग्जैक्ट आंसर कैसे कैलकुलेट करके बता रहे हैं? भैया क्या हो गया? बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? लास्ट 1 मिनट। चलो भाई समझो, इधर एक आंसर और आया। चलो डन। चलो भाई इधर समझो यार। सबसे पहली बात, मेरे को ये तो पता ही है ना कि इनिशियल इंटेंसिटी हमारे पास आई नॉट है। अब मेरे को बताओ, जब ये फर्स्ट स्लिट से पास करेगी तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I I naught naught by by 2. 2. आई नॉट बाई 2, ये तो पता ही है। अब बात आई सेकेंड स्लिट की कि भैया जब हम इसको सेकेंड स्लिट से पास करा रहे हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी आनी चाहिए? भैया स्लिट S2, इधर चेक करके बताओ, स्लिट S1 और S2 के बीच में कितना एंगल है? हमें ये 90 पता होना degree. चाहिए। अरे S1 और S2 के बीच में नहीं 90 डिग्री कहाँ है? में नहीं, इन दोनों थीटा। के बीच में तो एंगल थीटा है ना। तो यहाँ पे Yes. कितनी इंटेंसिटी आएगी ये हम कैलकुलेट करेंगे लॉ ऑफ मेलूस से। तो लॉ ऑफ मेलूस के हिसाब से भैया ये होनी चाहिए प्रीवियस इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। चेक करो, ये बात क्लियर हो गई? यस हाँ सर। जी. डन। अब बात करेंगे S3 की। तो यार S3 से यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी आएगी वो तो तब पता चलेगा जब S2 और S3 के बीच में कितना एंगल होगा। तो मेरे को बताओ S2 और S3 के बीच में कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। भाई 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। यार साफ सीधी बात है ना, अगर इन दो के बीच में एंगल 90 था और सपोज इन दो के बीच में मैं एंगल 60 डिग्री कह रहा हूं, तो डेफिनेटली इन दो के बीच में एंगल कितना बचेगा? 30 डिग्री 90 बचेगा, minus मतलब 60. 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर भी वही करना है। जब हम I3 कैलकुलेट करेंगे तो लॉ ऑफ मेलूस यूज करूंगा। तो लॉ ऑफ मेलूस के हिसाब से प्रीवियस इंटेंसिटी तो आपको एज इट इज लिखनी है। तो प्रीवियस इंटेंसिटी तो हो गई आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। एक बार चेक करो सबको ये स्टेप समझ में आया या रिपीट करना है? Repeat. रिपीट। रिपीट करना है, बिल्कुल सही। चलो डायग्राम से वापस आ जाते हैं। मैं आपको एक इस तरीके से ही समझाता हूँ। ये और ये हमारा क्रॉस पोजीशन, बिल्कुल इस तरीके की हॉरिजॉन्टली बना देता हूँ क्रॉस पोजीशन, समझ में आ जाएगा आपको। भाई मैंने कहा यहाँ पे इंटेंसिटी थी आई नॉट, ये स्लिट 1। तो मेरे को बताओ सबसे पहले यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी लिखूं? आई I नोट। naught by 2. ये I1 की वैल्यू है, याद रखना। अब मैं यहाँ पे I2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भैया हमें लॉ ऑफ मेलूस यूज करना पड़ेगा। लॉ ऑफ मेलूस के हिसाब से I2 की वैल्यू होनी चाहिए I1, मतलब प्रीवियस वाली इंटेंसिटी, इनटू कॉस स्क्वायर और ये प्रीवियस दो स्लिट्स के बीच का एंगल। ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है? S1 और S2 के बीच का एंगल थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने I1 की वैल्यू रख दी थी, I1 की वैल्यू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो यहाँ तक का स्टेप सबको समझ में आ गया? यस Yes, Yes, sir. sir. डन। तो भैया हमें I2 की वैल्यू मिल गई है। मैं यहाँ पे I2 की वैल्यू लिख देता हूँ।
आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये स्लिट S3 से कितनी इंटेंसिटी आएगी I3? भैया आपको फिर से लॉ ऑफ मेलूस ही लगाना है। तो अगर अब मैं फिर से लॉ ऑफ मेलूस लगाऊं तो भैया मेरे पास होना चाहिए I3 इज इक्वल टू प्रीवियस इंटेंसिटी I2 cos स्क्वेयर, और भैया S2 और S3 के बीच में जो एंगल होगा वो लिखना है। तो S2 और S3 के बीच में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। अब मैं आपको कह रहा हूं I2 की वैल्यू रख दो ना, ये I2 की वैल्यू को यहां रख दो। तो I2 की वैल्यू कितनी थी? I नॉट बाई 2 cos स्क्वेयर थीटा, और अब ये पार्ट जो बचा ये cos फिर से लिख रहा हूं। 90 माइनस थीटा। cos स्क्वेयर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सर साइन Sin. स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर तो थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I3 की वैल्यू जो क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी, दैट इज आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करो पहले। हो गया। नो सर। हाँ कर लो, कर लो, आराम से कर लो। सर हो गया। हो गया, चलो यस बढ़िया। सर। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। यार सेकेंड पार्ट के लिए एक दिक्कत है, वो कह रहा है कौन सा एंगल रखूं जिससे I3 की वैल्यू मैक्सिमम आए, कौन सा एंगल रखूं जिससे I3 की वैल्यू मिनिमम आए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, I3 की वैल्यू एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड नहीं कर रही है, I3 Yes, की sir. वैल्यू दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं 0 डिग्री लूं जिसपे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो साइन 0 बन जाएगा, Yes, और sir. अगर मैं 90 डिग्री लूं जिसपे साइन मैक्सिमम होता है तो उस पे उसमें कॉस cos 0 हो 0 जाएगा। बन जाएगा। तो भैया ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई है। यस सर। अभिमन्यु ये क्या कह रहे हो भाई? और सबको क्यों कह रहे हो जो भी कहना चाह रहे हो? तो यार इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए भैया हमने आइडेंटिटी यूज करी साइन स्क्वेयर 2 थीटा की, मतलब साइन 2 थीटा की। जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा। अगर अब मैं दोनों साइड स्क्वेयर कर दूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर 2 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वेयर Sin. थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। इधर भैया कॉस स्क्वेयर थीटा भी आ रहा है, साइन स्क्वेयर थीटा भी आ रहा है, लेकिन 4 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, तो इस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा आई नॉट 4 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, और नीचे भी 4 से डिवाइड किया तो 4 इंटू 2 बन गया 8। 8. अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में, दैट इज आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वेयर 2 थीटा। अब हमें पता है भैया हमारी इंटेंसिटी सिर्फ साइन पे डिपेंड कर रही है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे, तो मतलब हमारा 2 थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 ये डिग्री। पूरा एंगल 2 थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। तो भैया 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। और मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट तो बिल्कुल क्लियर ही है, साइन की मिनिमम वैल्यू 0 है, और 0 वैल्यू कौन से एंगल पे मिलेगी? 0 पे 0 पे ही मिलेगी। मिलेगी। तो तो थीटा 2 थीटा 0। 0, तो भैया 0। थीटा भी 0, और इस पे यस आपकी इंटेंसिटी मिलेगी। मिनिमम।
हो गया सर। अब यार हम ये बात कर रहे थे कि हम लाइट को पोलराइज जो कर सकते हैं वो स्लिट से कर सकते हैं, लेकिन इधर स्लिट का काम करेगा कौन, कौन बनेगा एज अ स्लिट? तो यार याद रखो लाइट को पोलराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं भैया। पहला तरीका ये है कि हम उसके रास्ते में रख दें एक टर्मलाइन क्रिस्टल। भैया ये एक नॉर्मल क्रिस्टल है जो बेसिकली जो इसकी एक्सिस होती है, इसको इस हिसाब से कट किया जाता है कि जो इस क्रिस्टल की एक्सिस हो वो बिल्कुल ऐसे प्लेन पैरेलल। ठीक है, आई रिपीट, हमारा जो ये क्रिस्टल है ये बेसिकली कह सकते हो इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर के टाइप में कट किया जाता है, और ये इस टाइप से कट किया जाता है कि उसकी एक्सिस कैसी आनी चाहिए, वर्टिकल आनी चाहिए एक तरीके से। तो अगर ये एक्सिस वर्टिकल आएगी तो ये एक तरीके से स्लिट का काम करता है। स्लिट का काम करता है तो भैया इससे जो लाइट रेज पास करेगी वो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब समझ रहे हो, एक ही प्लेन में आएगा और दैट टू पैरेलल टू द प्लेन। यस सर। तो एक तरीका तो है, ये है टर्मिनल क्रिस्टल, जिसे मैंने आपको जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बोला था काफी लोग ये टर्मिनल क्रिस्टल, जैसे अपने इंडिया में तो फिर भी कम है, काफी लोग ये टर्मिनल क्रिस्टल यूज करते हैं, अपने घर के आगे लगाते हैं या एज अ पेंडेंट फॉर्म में वेयर करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है टर्मिनल क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब वो नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिव वाइब्रेशन से नेगेटिव एनर्जी को कट कर देता है और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को पास करने देता है। तो ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी मतलब वो क्या कहते हैं वास्तुशास्त्र टाइप में भी यूज किया जाता है। भैया सेकंड सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है कि लाइट रे को रिफ्लेक्शन करा दो। तीसरा तरीका ये है कि भैया थोड़ी सी स्कैटरिंग करा दो लाइट रे की। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं भैया।
भाई दीपिका मैडम फिर से होस्ट बनाओ, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो धन्यवाद भैया। एक बार बता दो कहाँ तक सुन लिया था सबने भाई? स्कैटरिंग तक सुन लिया था, उसके बाद नहीं। अच्छा स्कैटरिंग तक सुन लिया था, ठीक है डन। तो रिपीट। भाई मैं कह रहा था कि लाइट को हमें क्या करना है, पोलराइज करना है। तो लाइट को पोलराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं लाइट को पोलराइज करने के? जैसे मैंने एक तरीका बताया था आपको कि हम भैया वो टर्मिनल क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भैया? दूसरा तरीका ये है कि हम लाइट को रिफ्लेक्ट करा दें। तीसरा है कि हम स्कैटरिंग करवा दें लाइट की। ऐसे ही फोर्थ तरीका है निकोल प्रिज्म। और एक फिफ्थ तरीका होता है पोलराइज। तो जो भी ये बाकी टॉपिक्स हैं ये सब थ्योरेटिकल हैं, ये तो आपको एक रीडिंग मारनी है और कुछ नहीं करना। टर्मिनल क्रिस्टल बिल्कुल स्लिट की तरह काम करता है जिसमें लॉ ऑफ मैल्यूस लगता है, तो हमने ये भी कर लिया। अब हमें जो करना है दैट इज रिफ्लेक्शन, जिसपे हमारा बेसिकली ब्रूस्टर लॉ बेस्ड है। तो अब हम कर रहे हैं भैया पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन। फिर लास्ट वाला बताना उसका टाइप। लास्ट वाला उसका टाइप मतलब पोलराइज का? हाँ पोलराइज बेसिकली हमारी एक तरीके की, इस बता देता हूं, इस तरीके का होता है पोलराइज। एक मिनट। ये हमारी एक पोलराइड है, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत नैरो ऐसे ग्रिड्स बना देते हैं, इस तरीके की स्लिट्स बना देते हैं बहुत नैरो। ये तो मैं फिर भी बहुत ब्रॉड बना रहा हूं, ऐसी बहुत ही नैरो ये स्लिट्स होती है। और ये बहुत थिन शीट के टाइप में मिलती है आपको। ये क्या करेगा, ये स्लिट का काम करेगा, और ये स्लिट का काम करता है तो इससे जो भी लाइट रेस पास करेगी वो क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज हो जाएगी। अब ये पोलराइज का एग्जांपल क्या है? पोलराइज का एग्जांपल है आपके बेसिकली जो शेड्स, चश्मे, सन शेड्स होते हैं वो। जो अगर आप चश्मे यूज करते हो उसके अंदर भी तो यही होता है। हम भैया क्यों यूज करते हैं सनशेड्स वगैरह? क्योंकि सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। यस सर। जो हम कार में टिंटेड विंडोज कर देते हैं उनका भी यही कॉन्सेप्ट है। जैसे कुछ विंडोज, घर की विंडोज भी हम टिंटेड ब्लैक शीट से लगा देते हैं, वो यही सब काम कर रही है। वो क्या कर रही है यार, सन की इंटेंसिटी, जो सन से लाइट रेज आ रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सब होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने सनशेड्स लगाए। सनशेड्स में बेसिकली पोलराइड्स की शीट यूज होती है। वो क्या करती है, लाइट रे की इंटेंसिटी को रिड्यूस करती रहती है, तो हमारी आईज को इतना डैमेज नहीं होगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है पोलराइड्स का। क्लियर है? यस सर क्लियर है। Done. तो अब जैसे मैंने बोला, हमें मेन क्या करना है, हमें पढ़ना है दैट इज पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन। इसके लिए रे ऑप्टिक्स वाला जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था वो याद रखो कि यार अगर लाइट रे किसी भी एक मीडियम पे फॉल डाउन कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट रे के साथ भैया तीन फिनोमिनन होंगे। कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे क्या कर जाएगा इसका, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इधर भी यही हो रहा है कि यार ये लाइट रे जब फॉल डाउन कर रही है तो हमने क्या देखा कि भैया इसका कुछ पार्ट तो कर गया है रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट कर गया है रिफ्रैक्ट। अगर ये नीचे दूसरा मीडियम है तो ये हमारा कुछ पार्ट कर जाएगा रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्शन को हम ट्रांसमिटेड रे भी कहते हैं। तो भैया मैंने कहा कि ये ट्रांसमिटेड रे है, और ये आ गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। अब यार क्या नोटिस किया गया, हम ये एंगल चेंज कराते रहेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कराते रहेंगे। कब तक चेंज कराएंगे, हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तब तक चेंज कराना है जब तक हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे के बीच में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल ना बन जाए। जैसे ही हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल जो एक यूनिक वैल्यू मिली है आपको, इस एंगल को हम डिनोट करेंगे आईपी से, और ये एंगल हमारा कहलाया जाएगा ब्रूस्टर एंगल। एक बार पहले यहां तक चेक करके बताओ भैया, यहां तक कोई दिक्कत है? रिपीट करना। रिपीट। मैं कह रहा हूं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, बिकॉज एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। यस सर।
जैसे जैसे एंगल आई चेंज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो चेंज होगा। यस होगा। तो हम भैया एंगल आई को चेंज कराते जा रहे हैं, और कब तक चेंज कराते जा रहे हैं, हम तब तक चेंज कराते जा रहे हैं जब तक मैं इसको एंगल आर डिनोट कर रहा हूं, इसको एंगल टी डिनोट कर रहा हूं, जब तक हमारा एंगल आर प्लस एंगल टी कितना ना हो जाए, 90 डिग्री ना हो 90 जाए। डिग्री। अगर आर और टी 90 डिग्री हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे के बीच में कितना एंगल बचेगा, वो भी 90 डिग्री बचेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? यस। तो हम कह रहे हैं कि ये एक यूनिक एंगल मिलेगा, ये एक ऐसा एंगल मिलेगा जिसपे आपका ट्रांसमिटेड रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर ये दोनों परपेंडिकुलर आ रही है तो इस एंगल को हम डिनोट करेंगे आईपी से, और ये एंगल हमारा कहलाया जाएगा ब्रूस्टर एंगल। अब ब्रूस्टर एंगल की खासियत क्या है भैया, जब हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आती है तो यहाँ पे पोलराइजेशन होना शुरू हो जाता है। पोलराइजेशन याद रखना तभी होगा जब ये रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे परपेंडिकुलर आएगी, मैक्सिमम पोलराइजेशन, अदरवाइज आपको इतना इफेक्टिव पोलराइजेशन नहीं मिलेगा। तो हमने क्या नोटिस किया कि भैया इसके अंदर जो हमें वाइब्रेशंस मिल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे के अंदर, वो पूरे के पूरे परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिल रहे हैं, ये पूरी की पूरी हमारी पोलराइज्ड वेव हो गई। वेयरएज ट्रांसमिटेड रे के अंदर भैया दोनों वाइब्रेशंस जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी वाइब्रेशंस कौन से होंगे, मेजॉरिटी वाइब्रेशंस होंगे हमारे पास पैरेलल टू दी प्लेन वाले। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? रिपीट लास्ट वाला। लास्ट वाला रिपीट। लास्ट वाला रिपीट। भाई मैंने कहा जैसे ही हमें रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे के बीच में एंगल 90 मिल गया ना, तो उसमें आपका पोलराइजेशन आपको मैक्सिमम मिलेगा, मतलब आपकी रिफ्लेक्टेड रे आपको पूरी की पूरी पोलराइज मिलेगी, उसमें एक ही टाइप का वाइब्रेशन आएगा आपके पास, और वो कौन सा वाइब्रेशन आ रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला। ट्रांसमिटेड रे के अंदर भी ये कह सकते हो कि 90% वो पूरी पोलराइज हो गई है, उसमें जो भी वाइब्रेशंस है वो पैरेलल टू द प्लेन ही गए हैं, लेकिन एक आधा वाइब्रेशन हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला भी गया है। तो इस केस में हम ट्रांसमिटेड रे को तो पोलराइज वेव नहीं कह सकते, हम किसको कह सकते हैं कि भैया पूरी की पूरी पोलराइज हो गई है, रिफ्लेक्टेड रे को। रिफ्लेक्टेड रे तो को। इसलिए इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ट्रांसमिटेड रे हमें पोलराइज अगर मिलती तो हम कहते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, लेकिन ट्रांसमिटेड रे हमें पोलराइज नहीं मिलती पूरी की पूरी, तो इसलिए पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन नहीं होता, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर हो गया? यस सर क्लियर। वेरी गुड। अब भैया सीधी सीधी बात क्या है, इसमें हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला अगर लगाऊं साइन आई बाय साइन आर, आर मतलब इधर साइन टी, एंगल ऑफ ट्रांसमिशन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया टी को क्या मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन से, 90 माइनस आर। यस सर लिख yes, सकते sir. हैं। तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास साइन आईपी ब्रूस्टर एंगल डिवाइडेड बाय साइन टी की जगह हम लिख रहे हैं साइन 90 माइनस आर। साइन 90 माइनस आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cos R. कॉस Cos आर में। R. साइन आईपी और कॉस आर, मतलब इसको फिर से आर की जगह आईपी भी तो लिख सकता हूं, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूं। तो हमारे पास हो जाएगा साइन आईपी डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस आर की जगह फिर से आर आईपी लिख सकता हूं, यहां साइड में लिख रहा हूं बिकॉज आर इज इक्वल टू आईपी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू न्यू। अब साइन आईपी बाय कॉस आईपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 IP। 10 आईपी में, और यही हमारा फाइनल लॉ आ गया है कि न्यू इज इक्वल्स टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 10 ऑफ ब्रूस्टर एंगल, और यही हमारा कहलाता है ब्रूस्टर लॉ। बस किस्सा खत्म। यस सर क्लियर है सर, पिछली वाली स्लाइड शो करना। यस सर हो गया नोट।
ये सर हो गया सारा। चित्रांश मैं बोल रहा हूँ टेंशन ही मत लो, स्कैटरिंग वगैरह कुछ नहीं आएगा। अगर पोलराइजेशन से आया तो सिर्फ लॉ ऑफ मैलूस आएगा या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला प्लस ब्रूस्टर लॉ आएगा, उसके सिवा कुछ नहीं आने वाला। स्कैटरिंग में बस सीधा सीधा तो इस तरीके से अगर तुम कहते हो स्कैटरिंग का बता के दिखाना है, भैया स्कैटरिंग कब होती है, ये बार अपने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो शो दीपिका भी कर देता है, एक मिनट। भैया स्कैटरिंग अगर शो करनी है तो मैं सबसे पहले ये पूछ रहा हूँ आपसे, स्कैटरिंग कब होती है? जब हमारी लाइट रे किसी बहुत ही छोटे पार्टिकल को हिट करती है, पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए, तब स्कैटरिंग होती है। तो यहाँ पे बस वही दिखा दो कि भैया यहाँ पे हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया जो गैस का मॉलिक्यूल है, मतलब जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया, हमारे पास कोई लाइट रे है जो उस पर फॉल डाउन कर रही है, लाइट रे के अंदर दो टाइप के वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो भैया ये लाइट रे अगर अपने बहुत ही छोटे पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी तो भैया ये लाइट रे हमारी स्कैटर्ड हो जाएगी, और लाइट रे स्कैटर्ड हो जाएगी तो हमें जो वेव मिलेगी वो पूरी की पूरी पोलराइज्ड मिलेगी। इसमें भी जो पोलराइजेशन मिलेगा वो हमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दीपिका मैडम आप कह रही हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये वाला किया था, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। चित्रांश किसका टेस्ट है, फिजिक्स का ही है किसी और सब्जेक्ट का है? सर फिजिक्स। फिजिक्स का ही है भैया, फिर तो मौज मारो, क्या कर सकते हैं इसमें। चलो भैया इस पे बिल्कुल मतलब कह सकते हो 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन ही बनता है ब्रूस्टर लॉ पे। लॉ ऑफ मैलूस के तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा ही दिए। ब्रूस्टर लॉ पे बिल्कुल जैसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि भैया हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, किस पे लाइट हमारी पूरी की पूरी पोलराइज हो जाएगी। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस अ लाइट रे फॉलिंग ऑन वाटर सरफेस, हमें बोला हुआ है कि लाइट रे है वो वाटर सरफेस पे फॉल डाउन कर रही है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है दैट इज 4/3, मतलब 1.33। ठीक है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस किस पे होगा जिससे लाइट हमारी पूरी की पूरी पोलराइज हो जाएगी। तो यार अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो क्या आप आईपी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सा ब्रूस्टर लॉ, न्यू इक्वल्स टू 10 आईपी। न्यू की वैल्यू गिवन है तो आईपी की वैल्यू निकल जाएगी, क्या था इसमें। ठीक है, तो यार ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 इज इक्वल्स टू 10 आईपी। भैया कौन से एंगल पे 10 की वैल्यू 4/3 होती है? Sir, 53 degree. 53 डिग्री। तो भैया हमारे पास आईपी की वैल्यू आ गई 53। अब कुछ थोड़ा सा प्रीवियस ईयर मीन्स और कुछ वो ऐसा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। Yes, sir. हो गया सर। हो गया, चलो भैया मिक्स क्वेश्चन है, अब ट्राई कर लेना अपने आप। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा, हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है, यहां पे लिख रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमें गिवन है, दैट इज आई नॉट। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी अगर मैं स्लिट विड्थ को डबल कर दूं। इफ स्लिट विड्थ इज डबल्ड, then भैया what will be the intensity of this central maxima। चलो भाई ऑप्शंस भी दे देता हूं, ऑप्शंस दे रखे हैं ट्वाइस ऑफ आई नॉट, सेकेंड ऑप्शन 4 आई नॉट, थर्ड ऑप्शन सेम रहेगी आई नॉट, और लास्ट ऑप्शन की भैया इंटेंसिटी विल रिड्यूस टू हाफ। ठीक है दीपिका, ओके नीरज बढ़िया। अबे क्या लिख रहे हो ये चित्रांश? चलो भैया करेक्ट आंसर है हमारे पास, दैट इज सी। यार याद रखना, अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, पहली बात तो इंटेंसिटी, अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं तो हमें पता है इंटेंसिटी भैया चेंज होती है, सेंट्रल की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद इंटेंसिटी रिड्यूस होती रहती है। लेकिन याद रखना भैया सेंट्रल की इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता स्लिट विड्थ से। क्यों? क्योंकि सेंटर पे तो हर हालत में सारी इंटेंसिटी मतलब सारी लाइट रे को मर्जी होना है, सारी लाइट रे को मर्जी होना है, तो इसलिए भैया सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्लिट विड्थ। क्या चीजें क्लियर हो गई हैं? यस सर। डन। तो इसलिए भैया याद रखना सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बात हो रही है, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रिंज विड्थ, सॉरी स्लिट विड्थ, ये लिख लो। यस सर, हो गया। हो गया। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और सारी चीजें एज यूजुअल डिनोट करती है। क्या डिनोट कर रही है? मतलब जैसे लैम्डा होगा हमारा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, सेंट्रल मैक्सिमा की दीपक नहीं होगी चेंज, इवन इन इंटरफेरेंस आल्सो नहीं होगी सेंट्रल मैक्सिमा की। क्या कहते हैं, यूजुअल डिनोट चल रहा है वाईडीएससी में भैया, लैम्डा वेवलेंथ है, बीटा आपकी फ्रिंज विड्थ है, कैपिटल डी आपको पता ही है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, और स्मॉल डी स्लिट विड्थ है, सब कुछ यूजुअल डिनोशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दी, आपको डिस्टेंस बतवाना है, किस चीज का डिस्टेंस बताना है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी फॉल्स टू, एक मिनट रुको मेरे को कोई क्वेश्चन पढ़ने दो। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, भैया एक बार लिख लो आपको नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस बिटवीन द point of maximum intensity, the distance between the point of maximum intensity to the point where the intensity falls to the point
where the intensity falls to half of the maximum. ये सबने लिख लिया ये? सर Yes, रिपीट करना एक बार. Repeat. The distance between the point of maximum intensity, distance between the point of maximum intensity to the point where the intensity falls to half of the maximum intensity. यस सर हो गया. हो गया, डन. ऑप्शंस दे रहा हूं भैया, ट्राई करना. फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बीटा बाय 6, मतलब फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में ऑप्शंस दे रखे हैं. सेकंड ऑप्शन बीटा बाय 3, थर्ड ऑप्शन बीटा बाय 4, फिफ्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बीटा बाय 2. चलो ट्राई करो. ये आपका ऑलमोस्ट कह सकते हो लास्ट क्वेश्चन. भैया एक मिनट आप ये डिस्कस करना शुरू करें. यस सर. चलो भैया सबसे पहले तो ये सारी बातें छोड़ो, मेरे को आप फाइनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ. फाइनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था भैया? आई नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. Yes, sir. ठीक है. हम दोनों इंटेंसिटी को सेम लेते हैं इसमें. तो अगर मैं दोनों इंटेंसिटी को सेम लूं तो ये हो जाएगा 2i प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2i cos phi. तो हमारे पास आ जाएगा 2i कॉमन लिया 1 प्लस cos phi. भैया मैथ्स वाले हो, इसको आइडेंटिटी लगा के भी यूज कर सकते हैं. मतलब मैं फाइनल इंटेंसिटी को चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं 4i cos स्क्वायर phi बाय 2. चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर. अब एक बार बताओ, अगर ये मेरे पास फाइनल इंटेंसिटी आ रही है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी मेरे को? मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी जब भैया ये cos स्क्वायर phi की वैल्यू 1 हो, जो cos की मैक्सिमम वैल्यू है. 90. तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री. तो भैया हमारे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी दैट इज 4i. और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4i कब मिलेगी भैया? जब मैं phi की वैल्यू 0 डिग्री लूंगा, उस केस में हमारे पास cos की वैल्यू मैक्सिमम आएगी दैट इज इक्वल टू 1.
पहले यहाँ तक चेक करके बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। तो याद रखना भैया, मैक्सिमम इंटेंसिटी कैन बी 4i, इससे ज्यादा इंटेंसिटी आपको नहीं मिल रही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा था कि हमारी जो इंटेंसिटी है, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसपे इंटेंसिटी हमारी हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रही है। तो भैया हमारे हिसाब से हमारी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? तो भैया मैक्सिमम है 4i, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 2i। 2i। इसको किससे इक्वेट कर दो? 4i cos स्क्वायर फाइव, और मेरे को ये फाइव की वैल्यू बता दो कि भैया कितने एंगल पे हमें इंटेंसिटी हाफ मिलेगी। क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो? जी। बताओ, सबको स्टेप समझ में आया या ये वाला रिपीट करना है? आ गया सर। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखो सेंटर पे मैक्सिमम मिल रही है, सेंटर पे क्योंकि सारी लाइट रेज इक्वल आएंगी, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस जीरो आएगा, तो इधर हमने फेज डिफरेंस जीरो रखा, ये हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिल गया। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि भैया वो कौन सा पॉइंट है जिसपे हमें हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो वो तो एंगल से पता चलेगा कि फेज डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है। तो मैं एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूं जिसपे इंटेंसिटी 2i, हाफ ऑफ मैक्सिमम। 4 2 2 कटेगा, क्या कहते हैं, सॉरी 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं आ रहा, 45 डिग्री आना चाहिए। 1 भाई by किसी ने root 2। भाई किसी ने, हाँ 1/√2, किसी ने एंगल वाला 2 तो नहीं काट दिया था? नहीं, किसी ने नो हाँ, सर। नहीं तो सर। भैया हमारे पास आएगा cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 2i/4i। तो ये हो जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट हटाया तो मैं स्क्वायर Yes, हटाया तो sir. 1/√2। तो हमारे पास आएगा cos 5/2 इज इक्वल टू 1/√2, मतलब cos, मैंने सही लिखा गलत करा कुछ? 1 मिनट। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलत किया? नहीं, ठीक सर है। ठीक है। ठीक, हाँ सही चल रहा है भैया अभी तक तो हमें पता चल गया 5/2, 1/√2 कौन से उस पे होती है? 45 डिग्री। 45 45 डिग्री मतलब पाई 4। 4। ठीक है, हमें ये मिल गया एंगल। अगर आप फाइव कैलकुलेट करना चाहते हो तो 5 हो जाएगा हमारे पास पाई/2। 2। आप चाहे 5/2 करो या 5 करो। यस सर। अब हमें भैया ये 5 मिल गया है, तो एक काम करो, जब अगर तुम्हें फेज डिफरेंस मिल गया है तो इस फेज डिफरेंस की हेल्प से आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं। भैया मैंने आपको ये तो पहले भी बताया हुआ है, 180 डिग्री पे 360 डिग्री पे कितना कितना पाथ डिफरेंस होता है। 360 बताया डिग्री था। मतलब 2 पाई, 2 पाई पे कितना डिफरेंस आएगा? लैम्डा। 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 तो अगर मैं 180 डिग्री करूं पाई, इस पे 5 लैम्डा बाय लैम्डा बाय 2। और अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं, ये तो पाई/2 मतलब 90 डिग्री, तो लैम्डा बाय 4, 4। पाई/2 मतलब लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय यस 4। सर। यस हमें सर। ये पाथ डिफरेंस मिल गया। अब बस हमारा क्वेश्चन यही खत्म। भैया पोजीशन का फॉर्मूला होता था PD/d। डी बाय स्मॉल डी। भैया याद है ना ये वाला फॉर्मूला? यस यस सर, सर। याद है। बढ़िया, डन। PD/d। तो यार पाथ डिफरेंस मिल गया, x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास λ/4 कैपिटल D/d। अब भैया फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? d λ/d। तो ये वाला पार्ट हमारा कन्वर्ट हो गया बीटा में, तो आंसर आ गया भैया β/4। 4। एक बार चेक कर लो, ये क्वेश्चन आपका मींस 2015 का है। तो अगर मैं ऑप्शंस मैच करूं तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज β/4। सर लास्ट पिछली वाली स्लाइड करनी। पिछली वाली स्लाइड करो, ये यस सर। सर नेक्स्ट निकाल दो।
हो गया सर। चलो भैया दैट्स इट। नहीं सर अभी नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।